ये है स्प्लेंडर। टू व्हीलर मार्केट का एक बहुत ही बड़ा सक्सेस है। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपने इस बाइक को जरूर देखा होगा। चाहे वो नॉर्थ के पहाड़ हो या साउथ के बीचेस हो, चाहे ट्रैफिक वाले शहर हो या शांति भरे गांव ही क्यों ना हो, ये बाइक लिटरली हर जगह आपको दिख जाएगी। इस बाइक का इतना सिंपल और इफेक्टिव डिजाइन देश के हर कोने में पहुंच चुका है। 1994 में इस बाइक के रिलीज के बाद ऐसी 4 करोड़ से भी ज्यादा बाइक्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं। इसीलिए बिना किसी डाउट के ये दुनिया की नंबर 1 मोटरसाइकिल है। अगर 4 करोड़ की जगह इस नंबर को 3 करोड़ भी मान लिया जाए तो साइड बाय साइड इस बाइक को रखने पे सारी बाइक्स का जो टोटल लेंथ होगा वो अर्थ के सरकमफेरेंस से भी 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा। ये 4 करोड़ का नंबर इतना बड़ा है कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के पूरे पॉपुलेशन से भी बहुत ज्यादा है। अगर हर स्प्लेंडर का एवरेज प्राइस 50,000 रुपए भी लिया जाए तो जो टोटल अमाउंट आता है वो नेपाल और श्रीलंका के एनुअल जीडीपी से भी ज्यादा है। इस बाइक की खास बात यह है कि इसका डिजाइन और इसका इंजन ऑलमोस्ट सेम ही है इतने सालों में, और बिना किसी बड़े चेंज के भी ये बाइक आज भी टू व्हीलर मार्केट को डोमिनेट कर रही है। जितनी देर से आप ये वीडियो देख रहे हो ऐसी 6 से 7 बाइक्स ऑलरेडी बिक चुकी होंगी। पर बिजनेस को हटा के भी इस बाइक का जो इम्पैक्ट है इस दुनिया पे, चाहे वो बाइक के प्राइसेस की बात हो या बाइक के क्वालिटी की बात हो या फिर पूरे देश के इकोनॉमी की ही बात क्यों ना हो, इस इकलौती बाइक की वजह से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। और इसीलिए आज हम देखेंगे कहानी स्प्लेंडर की और क्यों ये बाइक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। मठा मठा चलदा सी स्प्लेंडर तेरा वे। शाम 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦਾ ਗੇੜਾ। स्प्लेंडर पे काटा पूरी मौत छोड़ा। चल जाटनी पीछे पीछे होगी स्प्लेंडर। आज इंडिया में बाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये बात सही है कि कई लोग बाइक्स को फन के लिए यूज करते हैं, पर बहुत से लोगों के लिए बाइक आज एक इसेंशियल है जिसके बिना उनका रोज का काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। लेकिन चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी। इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेजों ने इंडिया में बाइक्स को इंट्रोड्यूस करवाया और इंडिया की सबसे पहली बाइक थी रॉयल एनफील्ड। उस समय बाइक्स इंडिया में बनती नहीं थी, यूरोप और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाई जाती थी। इसीलिए बाइक्स ट्रांसपोर्ट से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल थी तब, और बहुत ही कम लोग बाइक्स को अफोर्ड कर पाते थे। और धीरे धीरे दूसरी कंपनीज जैसे बजाज इंडिया में स्टैब्लिश हुई। रॉयल एनफील्ड ने बुलेट बनाई जो कि आज तक जैसी थी वैसी ही चल रही है। जावा की येज़दी भी अपने टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, सिर्फ कूल लोग ही इस बाइक को यूज किया करते थे। और राजदूत तो आज तक फेमस है और उस जमाने में वो रूरल इंडिया की पहली पसंद हुआ करती थी। और बजाज का चेतक जो कि अपने आप में आइकॉनिक भी है। पर इन सारी बाइक्स के इतना पॉपुलर होने के बाद भी सब में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे रॉयल एनफील्ड पहले भी महंगी थी, आज भी महंगी है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जावा और राजदूत ने टाइम के साथ अपने टेक्नोलॉजी को, अपने इंजन को, माइलेज को अपग्रेड नहीं किया। और बजाज के चेतक को फेल तो नहीं बोलेंगे, बट बजाज का फोकस स्कूटर्स की जगह बाइक पे शिफ्ट हो गया। और फाइनली मार्केट में एक ऐसी बाइक आई जिसने इन सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और वो बाइक स्प्लेंडर नहीं थी, इस बाइक का नाम था हीरो होंडा CD100। आज जो हम स्प्लेंडर देख रहे हैं वो एक्चुअली सक्सेसर है हीरो होंडा CD100 की। और CD100 का इंजन बनाया था होंडा ने, जो कि एक जापानीज कंपनी है। और 1958 से ही होंडा की जो सुपर कप बाइक है वो पूरी दुनिया में फेमस रही थी। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लो कि राजदूत और येज़दी जैसी बाइक्स 1980s में 2 सिलेंडर इंजन यूज किया करती थी, जबकि होंडा की सुपर कप 1958 से ही 4 सिलेंडर का इंजन यूज कर रही है। और जब 1984 में हीरो और होंडा ने एक साथ हाथ मिलाया तो उसी के अगले साल 1985 में उन्होंने हीरो होंडा CD100 को लॉन्च किया। जैसे होंडा की सुपर कप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थी, CD100 भी लॉन्च के बाद बहुत हिट रही। और इसी CD100 के इंजन का डीएनए कहीं ना कहीं होंडा के सुपर कप पे ही बेस्ड था। जैसा हमने पहले देखा, इस बाइक ने पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको ही सॉल्व कर दिया और इंडिया के कॉमन से कॉमन आदमी तक एक हाई क्वालिटी बाइक काफी अच्छे प्राइस में पहुंचा दी। अब हीरो और होंडा की जो पार्टनरशिप थी ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हीरो मोटोकॉर्प 1984 में बनी थी और इनके फाउंडर का नाम था ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। पर इस कंपनी की शुरुआत 1956 में हुई थी, जब ये एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी। और मुंजाल फैमिली पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान वाले हिस्से में रहते थे और उस ब्रूटल पार्टीशन के टाइम पे वो लोग इंडिया की तरफ आए, जिसके बाद उन्होंने एक साइकिल की कंपनी बनाई जिसको वो नेशनल लेवल तक ले गए। यही अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। पर होंडा उस समय पे एक अलग ही लेवल की कंपनी थी। होंडा ऑलरेडी दुनिया भर में नाम कमा रही थी।
अपने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स के लिए। तो जब होंडा ने इंडिया में बिजनेस करने का प्लान किया तो 140 कंपनीज ने उन्हें पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेशंस भेजे, और होंडा का हीरो के साथ पार्टनरशिप करने का कोई सेंस ही नहीं बनता था। ज्यादा चांसेस टाटा जैसी बड़ी कंपनीज के थे। पर जब होंडा ने कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया तो 140 एप्लीकेशंस में से पहले उन्होंने 10 को फाइनल किया, फिर इन 10 कंपनीज में से 5 को फाइनल किया, फिर 5 से 2 और 2 से 1, और फाइनली होंडा ने हीरो के साथ पार्टनरशिप की। और होंडा ने हीरो को ही क्यों चुना, ये बात बहुत ज्यादा एविडेंट थी। होंडा के फाउंडर सोइचिरो होंडा ने अपने करियर की शुरुआत एक बाइसिकल रिपेयर शॉप से की थी, जिसके बाद वो टोयोटा को पिस्टन्स वगैरह बेचने लगे, और लिटरली साइकिल से शुरू हुई ये कंपनी आगे जाके दुनिया की नंबर 1 बाइक कंपनी बनी। कहीं ना कहीं होंडा और हीरो दोनों का ही वर्क एथिक मैच करता था, और दोनों की शुरुआत साइकिल कंपनी से हुई थी। होंडा एक जापानीज कंपनी थी और वो लोग मेहनत करना बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए होंडा को बड़े नाम वाली कंपनी नहीं चाहिए थी, उन्हें अच्छा काम करने वाली कंपनी चाहिए थी। इसीलिए 140 कंपनीज में से उन्होंने एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के साथ हाथ मिलाया, और इसी पार्टनरशिप के कुछ सालों बाद CD100 का और भी बेटर वर्जन लॉन्च किया गया, जो कि था हीरो होंडा स्प्लेंडर। और इस बाइक ने लिटरल सेंस में मार्केट को ब्रेक कर दिया। और किसी भी बाइक के सक्सेस के लिए मेनली 6 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला माइलेज, जहां पुरानी बाइक्स 30 से 35 का माइलेज दिया करती थी, ये बाइक लिटरली उनके डबल से भी ज्यादा 70 से 80 का माइलेज देती है। जहां दूसरी बाइक्स का प्राइस लगभग 60-70 हजार के आसपास होता था, इसका प्राइस लगभग उनसे आधा 37,000 रुपए के आसपास पड़ता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिलायबल, जल्दी खराब नहीं होती है गाड़ी, आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। और फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आज की डेट में पूरे देश में लगभग 1000 सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं, और एक टाइम के बाद अगर आपको इसे बेचना भी हो तो इसकी रीसेल वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिलती है। और इसीलिए इतने सारे रीजंस की वजह से इंडिया जैसी इतनी डाइवर्स कंट्री में, जहां सबकी अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बाइक ऑलमोस्ट सबकी ही नीड को सेटिस्फाई कर देती है। और यही रीजन है कि हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में सबसे टॉप में हमेशा हीरो स्प्लेंडर का ही नाम रहता है। स्प्लेंडर के लॉन्च ने बाकी कंपनीज को भी मजबूर कर दिया एक सस्ती पर बढ़िया बाइक बनाने के लिए, और कंपटीशन के वजह से बजाज और TVS जैसी कंपनीज ने भी बहुत ग्रो किया। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडियन बाइक कंपनीज ने अपना इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे डाला, जिसमें अफ्रीका का एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में पहले सस्ती चाइनीज बाइक्स मिला करती थी, जो कि बहुत ही अनरिलायबल थी, पर फिर भी चाइना की 150 बाइक कंपनीज ने मार्केट हथिया रखा था, क्योंकि वहाँ के लोगों पे कोई और ऑप्शन ही नहीं था। और जब वहाँ पे इंडियन कंपनीज पहुंची तो लोगों को काफी हाई क्वालिटी बाइक्स मिलने लगी, जिन पे वो भरोसा कर सकते थे। और ऐसा नहीं था कि अफ्रीका में अच्छी क्वालिटी की बाइक्स नहीं मिलती थी, होंडा अपनी बाइक्स वहाँ बेचता तो था, पर उनकी बाइक सस्ती नहीं होती थी, और इसी गैप को इंडियन कंपनीज ने फिल कर दिया। और देखते ही देखते वहाँ की टॉप 10 कंपनीज में से टॉप 3 कंपनीज तो इंडिया की ही हो गई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारा काम अकेले स्प्लेंडर ने नहीं किया, पर कहीं ना कहीं इन सब की शुरुआत इसी बाइक से हुई थी। और इसीलिए सिर्फ जापान और इंडिया ही नहीं, बहुत अलग अलग 40 कंट्रीज में हमें हीरो की प्रेजेंस देखने को मिली। और ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी जगह जैसे अफ्रीका और चाइना पे भी इस बाइक का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। आज हीरो और होंडा आपस में पार्टनरशिप में नहीं है, और वो अपने आप में एक अलग कहानी है। पर स्प्लेंडर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग करते हैं, और एज अ कस्टमर हम किसी भी सामान को सिर्फ इंडियन होने की वजह से क्यों खरीदेंगे। हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस उनसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत है। लोग अपने आप ही चाइनीज सामान को छोड़ के इंडियन सामान खरीदने लगेंगे।